हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू NIOS सीनियर सेकेंडरी केमिस्ट्री क्लासेस। आप सभी का सीनियर सेकेंडरी केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। तो आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं वो है सॉलिड स्टेट एंड दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 वी हैव बीन डिस्कस इन द अर्लियर सेशन। तो आपको पार्ट 1 अगर देखना है तो आप जाकर के वहाँ पर एक देख सकते हैं और जान सकते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। बट स्टिल इस वाले पार्ट में हम पार्ट 1 की जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं आप सभी को, उसको भी एक छोटा सा उसका क्विक रिव्यू हम देखेंगे कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। एंड इन दिस इज पार्ट 2। पार्ट 2 में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो दिस इज द सॉलिड स्टेट ग्राफ। आप देख पा रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज यू कैन आइडेंटिफाई कि हम इस वाले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस, विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यू कैन जस्ट आपको एक छोटा सा रिव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इन सॉलिड स्टेट we have been discussed about the solid state, its classification and its characteristics. Like characteristics में हमने पढ़ा था कि solid होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं। classification में हमने जाना इनके बारे में। there are two types of solids, amorphous crystal and crystalline जो होते हैं उनके बारे में। तो सॉलिड स्टेट में हमने ये जाना, उसके अलावा हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जाना था। एंड इन दिस पार्ट विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी क्रिस्टल लैटाइस, जो कि यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटाइस, इसके बारे में हमने एक छोटा सा रिव्यू देखा था पार्ट 1 में। उसके अलावा कितने तरह के यूनिट सेल्स होते हैं, कितने तरह के क्लोज पैकिंग होती है, 1 डायमेंशनल में किस तरह की क्लोज पैकिंग होती है, 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में, वो हम देखेंगे। इसके अलावा पैकिंग इफिशिएंसी हम आगे के जो पार्ट होंगे उसमें देखेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स, कौन कौन से तरह के डिफेक्ट्स होते हैं सॉलिड्स में, हम उसके बारे में जानेंगे, जो कि आपके राइट साइड पे आप देख पा रहे होगे। डिफेक्ट्स दिया हुआ है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्सरे डिफ्रैक्शन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। So these are the learning outcomes for today's session. So after this session you can define the terms crystal lattice and unit cell, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन सी कि यूनिट सेल होते क्या है, क्रिस्टल लैटाइस क्या होती है। You can describe different types of 2 dimensional and 3 dimensional unit cells. 2 डायमेंशनल यूनिट सेल्स किस तरह के होते हैं, 3 डायमेंशन में किस तरह से दिखते हैं, उनको हम देखेंगे। देन यू कैन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग इन दी सॉलिड। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग, उनके बारे में भी हम जानेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है और पैकिंग फ्रैक्शन में जो परसेंटेज ऑफ पैकिंग होती है उसको हम कैसे निकालते हैं। यू कैन डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल, लाइक सिंपल क्यूबिक में या फेस सेंटर्ड में या बॉडी सेंटर्ड में कोई एक पर्टिकुलर जो एटम है, सेंट्रल एटम है, वो कितने एटम से घिरा होता है, उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी हम देखेंगे। जैसे हमने इसके प्रीवियस सेशन में वी हैव बीन डिस्कस अबाउट दी सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम क्लोराइड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 6। कैसे 6 था वो भी हमने देखा था। तो यहाँ पर हम अदर एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। यू कैन रिलेट्स द डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स यूनिट सेल। तो डेंसिटी सॉलिड की कैसी होती है कंप्रेसिबल स्टेट में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यू कैन कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसीज ऑफ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्यूबिक। तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या सीसीपी या सेंटर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यू कैन डिफाइन द रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे कि रेडियस रेशियो होता क्या है। So this is the quick review of the part 1, जहाँ पर हमने जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड स्टेट होती क्या है। तो सॉलिड स्टेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर बिसाइड्स लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जिनके बारे में हमने पढ़ा था और इसमें सॉलिड वाले पार्ट को हम इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। So in case of solids, the intermolecular forces are very strong because molecules are basically उनके बीच का जो empty space होता है वो बहुत कम होता है, it is very very less. So that is why they have a fixed shape and volume and high rigidity.
तो रिजिडिटी का मतलब जैसे कि मैंने इसके पहले वाले पार्ट में भी समझाया था कि मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली वेरी वेरी क्लोज टुगेदर just because of their intermolecular forces are very very high. So they having solid के केस में they having definite shape as compared to liquid and gas. Liquid and gas के केस में ऐसा नहीं होता है, जिस कंटेनर में हम उसको रखते हैं उसी कंटेनर का शेप वो ले लेता है. आप देख पा रहे होंगे फिगर नंबर 1 में डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम में देयर इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. तीनों के केस में अगर आप देख पाओगे तो सॉलिड को हम किसी भी कंटेनर में रखें उसका जो शेप होगा वो फिक्स्ड होगा, उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है. But in the case of liquid, the shape of the liquid will change with the shape of the container, and this have fixed volume. But in the case of gas, what will happen? Shape of container it contains, जिस container में हम डालेंगे as well as उस container का volume भी वो occupy करेगा. Number 2 में आप देख पा रहे होगे they having high density and low compressibility. So this is due to close packing of molecule which eliminates free space between molecules. थर्ड वाले डायग्राम में आप देख पा रहे होगे देयर इज अ पिस्टन. उस पिस्टन की हेल्प से हम उस एक सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ड्यू टू द फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड डेंसिटी ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है. मतलब उसको हम कितना भी कंप्रेस कर दे सॉलिड के जो शेप है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल हम सभी टेनिस खेलते हैं. टेनिस में या फिर जो हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट की जो बॉल होती है रबड़ की, उसके अंदर होता है क्या, रबड़ की बॉल होती है उसके अंदर गैस होती है. तो अगर हम उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो एक हद तक उसको हम कंप्रेस कर पाएंगे. एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद हम उसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे. इट इज़ जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, नॉट बिकॉज ऑफ द सॉलिड पार्ट. तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं या बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी उनमें होती है, जिसकी वजह से हम उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. सो थर्ड पार्ट, दे आर वेरी स्लो डिफ्यूजन इन नेचर, लाइक निग्लेजिबल होते हैं या वेरी स्लो डिफ्यूजन इनका होता है एज पार्टिकल्स हैव परमानेंट पोजिशन फ्रॉम विच दे डू नॉट मूव ईजिली. तो सॉलिड में अगर हम किसी चीज़ को कंप्रेसिबिलिटी देखें या सॉलिड के अंदर किसी चीज़ को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो डिफ्यूजन में होता क्या है, व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट विल हैपन. सो इन द केस लाइक इन लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़ी दूर दूर पर होते हैं. तो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है वही अगला जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं, जिसका डिसोल्यूशन करा रहे हैं, वो उस स्पेस को कैरी करता है. बट इन द केस ऑफ सॉलिड व्हाट विल हैपन, सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है या ना के बराबर है. तो उनके केस में जब हम डिफ्यूजन कराने की कोशिश करते हैं तो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है डिफ्यूजन. जस्ट इन केस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन स्लो डिफ्यूजन इन सॉलिड के केस में आप देख पा रहोगे देयर इज अ पिस्टन, देयर इज अ जार में आप देख पा रहोगे पिस्टन को जैसे जैसे हम कंप्रेस कर रहे हैं तो पहले जो गैस है इट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े पास आ गए हैं और ज़्यादा अगर हम उसको प्रेशर दे करके पिस्टन की हेल्प से और ज़्यादा प्रेशर देते हैं, कंप्रेस करते हैं, ऑन दैट केस दिस विल कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. यानी सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है. दैट इज द मेन रीजन दे शो स्लो डिफ्यूजन. फोर्थ वन इज द वेपर प्रेशर. So vapor pressure of solid is generally much less than vapor pressure of liquid at temperature. So at room temperature solid का generally less होता है vapor pressure as compared to the liquid. So let's just discuss about the crystallography. This is very important because solid के case में हम crystallography को ज़रूर discuss करते हैं, because without crystallography we did not have to identify the structure of the molecule, स्ट्रक्चर ऑफ दिस सॉलिड. तो किसी भी सॉलिड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग डायमेंशन में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको जो हम उनकी स्टडी जो करते हैं दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टलोग्राफी. सो इट इज साइंस ऑफ क्रिस्टल विच इज डेवलप्ड टू द स्टडी ऑफ क्रिस्टल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, दे आर एक्सटर्नल फ्रॉम इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो क्रिस्टलोग्राफी में बेसिकली हम उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज को, किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं. क्रिस्टल बनते कैसे हैं, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू. क्रिस्टलाइजेशन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं. कोई सैंपल लेते हैं, सैंपल को हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसको कूल करते हैं, अनटिल द क्रिस्टल्स फॉर्म, हम उसका वेट करते हैं.
तो इस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, पूरा एक प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन का. एंड आफ्टर फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स वी कैन सेपरेट दिस क्रिस्टल्स विद द सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं कि हम उसको फिल्टर करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन वी कैन सेपरेट दिस क्रिस्टल विद दी सैंपल. तो सैंपल से हम उसको अलग करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं. ड्राई करने के बाद हम उस क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ को, उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं. तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं इन दी साइंस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी. सो फॉर लॉन्ग टाइम क्रिस्टलोग्राफी वॉज रिगार्डेड एज माइनरोलॉजी. इसको माइनरोलॉजी कहते थे पहले. So crystalline substances are very widespread. Majority of bodies object surrounding us have crystalline structure. So सबसे पहले आबे एंड हैरी ने इसको बताया था 1784 में. So studied regularity of the crystal growth and observed that crystal is made up of very large identical units called as space, जिसमें हम यूनिट सेल में बात भी कर रहे थे. So it describes three-dimensional arrangement like 3D arrangement of atoms, molecules और ions in the crystal lattice. तो कोई भी जो यूनिट है जिसको हमने यूनिट सेल कहा है वो 3 डायमेंशन पोजीशन में किस तरीके से अरेंज्ड है, इसको हम डिस्कस करते हैं इन दी क्रिस्टलोग्राफी. So classification of solids, we haven't discussed about the classification of solids. So solids can be classified on the basis of their different parameters. So based on various properties, based on bonding present in the building blocks. So on the basis of various properties, there are of two types, crystalline solids and amorphous solids. तो crystalline solid के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि they have regular as well as definite ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था. एक हॉल के अंदर बहुत सारी लाइन में बहुत सारे लोग अगर खड़े हैं तो उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होगी. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव सेम ज्योमेट्रिकल एंड रेगुलर ऑफ क्रिस्टल लैटिस. सो एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया भी था कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, किस तरह की अरेंजमेंट होती है वो भी हमने देखा था. आगे भी हम देखेंगे इसको. So next one is the amorphous solids. So they have no regular as well as definite order arrangement of particles. So amorphous solids does not have same geometry and regular of crystal lattice. For example, rubber, amorphous sulfur, glasses, sometimes called amorphous solids and sometimes super cooled liquid of high viscosity. So this is the table for difference between the crystalline solid and amorphous solid, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. but this will help you to better understand about the difference between the crystalline solid and amorphous solid. आप आसानी से याद रख सकते हो तो टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, और आप सिंपली क्या कर सकते हो कि इसको ड्रॉ कर सकते हो पॉज करके थोड़ी देर के लिए वीडियो अपना, अगर आप रिकॉर्डेड मोड पे देख रहे हो तो इसको पॉज करके आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको ड्रॉ कर सकते हो. अगर हम बात करें शेप की तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जैसा हमने देखा भी था कि किस तरीके से वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड क्या करते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करते हैं. अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जस्ट बिकॉज कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर बेसिकली ट्रू सॉलिड्स, तो इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, और एमॉर्फस सॉलिड के केस में डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं होता है. हीट ऑफ फ्यूजन की अगर आप बात करें तो हीट ऑफ फ्यूजन भी इनका डेफिनेट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का डेफिनेट नहीं होता है. इफ यू टॉक अबाउट द compressibility, so crystalline solids are basically rigid and incompressible. Amorphous solids may be compressed to some extent. So if we talk about the cooling with sharp edge tool, अगर हम उसको कूल कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ब्रेक हो जाएगा इनटू स्मॉल क्रिस्टल्स सम ज्योमेट्रिकल शेप के साथ. एंड इफ इन द केस ऑफ amorphous solid what will happen, they can broken are not generally फ्लैट और इरेगुलर सरफेस. तो जहाँ से हम ब्रोक करेंगे उनकी सरफेस क्या होगी, फ्लैट ना होकर के थोड़ी रफ होगी. इफ यू टॉक अबाउट द सिमेट्री, तो सिमेट्री दे possess symmetry, crystalline solids are possess symmetry, but in the case of amorphous solid because they are not true solids, तो इनकी सिमेट्री ये possess नहीं करते हैं. आप सिमेट्री को भी हम आगे समझेंगे, सिमेट्री टर्म्स को भी हम आगे समझेंगे, कितने तरह की सिमेट्री होती है उसको भी हम पढ़ेंगे. इफ यू टॉक अबाउट वॉल्यूम चेंज,
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन सडन चेंज इन वॉल्यूम व्हेन दे मेल्ट, बट इन द केस ऑफ amorphous सॉलिड नो सडन चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग पॉइंट. इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक रेंज में आता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलता हमें, एक रेंज में मिलता है. इफ यू टॉक अबाउट इंटरफेशियल एंगल्स, अब इंटरफेशियल एंगल्स होते क्या हैं इसको भी हम आगे देखेंगे कि इंटरफेशियल एंगल्स बनते कैसे. दो प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम इंटरफेशियल एंगल कहते हैं. तो इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दे पजेस इंटरफेशियल एंगल्स, बट amorphous सॉलिड के केस पे दे डू नॉट पजेस इंटरफेशियल एंगल्स. So if we talk about the cooling curve, their cooling curve is very smooth. amorphous के केस में ये बेसिकली दो ब्रेक्स में आते हैं corresponding to the beginning and end process of the crystallization. अगेन वही प्रोसेस है, इनमें रैंडमाइजेशन होता है, इस वजह से ये इस तरह का कर्व शो करते हैं. आगे हम इस कर्व को भी देखेंगे. इफ यू टॉक अबाउट आइसोट्रॉपी एंड अनआइसोट्रॉपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में हमने पिछली वाली क्लास में भी पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो अनआइसोट्रॉपिक होते हैं और जो amorphous सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं. तो क्यों होते हैं वो भी हमने जाना था. सो दे आर अनआइसोट्रॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज दे शोज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. बट इन द केस ऑफ amorphous सॉलिड दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. दैट मीन्स इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी सभी डायरेक्शन में सेम होंगी. सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द यूनिट सेल. एक क्विक रिव्यू हमने जो हमारा पार्ट 1 था उसमें भी देखा था कि यूनिट सेल होता क्या है, कैसा दिखता है, किस यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे. सो द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटाइस इज द यूनिट सेल और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल. जिससे क्रिस्टल बना होता है उसकी सबसे जो स्मॉल यूनिट है जिसकी रिपीटिशन से वो सेल बना है उसको हम उसका यूनिट सेल कहेंगे. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में भी सेल्स होती हैं, उन सेल्स की रिपीटिशन से ही हमारी बॉडी बनी है. तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम क्रिस्टल के केस में भी इसको यूनिट सेल कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल क्रिस्टल ऑफ कैल्साइट कैन बी ब्रोकन इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल rhombus which have original shape. Even it is again and again broken, a point would be reached at which the smallest crystal would be exist. तो सबसे smallest crystal जो exist करता है जिसकी repetition से वो particular जो block है, building block है जो बना है उसको ही हम उसका unit cell कहते हैं. So there are 3 types of unit cell. कौन कौन से हैं? Simple unit cell जिसको हम सिंपल यूनिट सेल जिसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओनली एट द कॉर्नर, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप देख भी पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जो क्यूब है उसके केवल जो कॉर्नर्स है उस पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अनदर वन इज फेस सेंटर्ड. तो besides the corner there is a point present in the center of each face. तो सभी phases पर भी molecules present होंगे. Third one is the body centered जिसमें there is point at the center within the body of the unit cell. तो center में होगा, body के बिल्कुल center में होगा. तो this is the diagram for face centered and body centered. तो इसको हम समझेंगे with the help of this box. इस बॉक्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. इसके कॉर्नर्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो अगर कॉर्नर्स पर ही केवल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर, उस केस में इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल. अब कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है बट इसकी बॉडी सेंटर मतलब ये पूरी बॉडी है इसकी बिल्कुल बीचों बीच में, इन चारों कॉर्नर्स के बिल्कुल बीचों बीच में और इन चारों कॉर्नर्स के बिल्कुल बीचों बीच अंदर की तरफ एक अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है तो उसको हम बॉडी सेंटर्ड बोलेंगे. इसके अलावा फेस सेंटर्ड कब बोलेंगे, जब कॉर्नर्स पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो और साथ ही साथ फेजेस पर भी हो. कितने फेज हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 फेजेस आर देयर. तो फेजेस पर भी प्रेजेंट हो और कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जैसा आप अपने डायग्राम पे भी देख पा रहे होंगे. So there are different types of lattice, उनको भी हम समझेंगे. So A, B and C are length of the edges of the center. आप सेकेंड वाले डायग्राम की हेल्प से इसको समझ सकते हो. यहाँ पर इस वाले डायग्राम में तो there are 3 axes, यहाँ पर X,
दिस इज y एंड दिस इज z, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, इसको हम x डायरेक्शन को अगर a से, y को अगर b से और z को अगर c से डिफाइन कर रहे हैं, और इनके बीच के एंगल्स को भी हम डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड दी अल्फा, ये वाले एंगल को हमने कह दिया बीटा, और ये वाला जो एंगल है इसको हम कह रहे हैं गामा, ठीक है। तो A, B and C are length of edges of the unit cell. Alpha, beta and gamma are the angles between three imaginary axes. इसमें अगर हम बीच वाले सेंटर को O मान लेते हैं, बीच वाला ये जो सेंटर है हमारा, जहां से ये सारी लाइन्स हम पास कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे O. तो OX, OY and OZ are three imaginary axes. यहाँ पर कोई एक्सेस नहीं है, इसको हम केवल इमेजिन कर रहे हैं कि इस तरह की कोई एक्सेस होगी. So unit cell has 8 corners and each corner 8 cell meets. तो बिल्कुल इसको इस तरह से हम देखेंगे, अगर ये वाला फेज हमने लिया है और ये वाला अगर हम कॉर्नर देख रहे हैं, तो इस वाले कॉर्नर को जब आप देखोगे तो इसको अगर हम z मान रहे हैं, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा. तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं. तो ये वाला अगर हमारा, इसको हमने अगर a माना है, इसको b माना है, इसको c माना है, तो इसके बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे? अल्फा. इसके बीच के एंगल को हम कहेंगे बीटा, और ये वाला जो एंगल होगा इसको हम क्या कहेंगे? गामा. So this is about the types of unit cell. कितने तरह के होते हैं? फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड. सो अभी हमने जाना फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा फेस सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड के अलावा इंड सेंटर्ड भी होता है. इंड सेंटर्ड आपकी बुक में दिया होगा, आप एक बार देख लीजिएगा सेल्फ लर्निंग मटेरियल में अपने. अगर नहीं भी है तो कॉम्पिटिटिव लेवल में मल्टीपल टाइम्स इंड सेंटर्ड सेल के बारे में पूछ लेता है. उसमें होते क्या है? कॉर्नर्स पर हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा 2 इंड्स पर, किन्हीं 2 इंड पर. अब अगर हमने बॉक्स को ऐसे पकड़ा है तो इंड हमारा ये वाला और ये वाला हो जाएगा. अगर बॉक्स को हमने ऐसे पकड़ा है तो इंड हमारा ये या ये हो जाएगा. तो किन्हीं 2 इंड पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा कॉर्नर्स पर. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. कौन कौन से? बॉडी सेंटर, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड. सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल लैटाइस. क्रिस्टल लैटाइस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो द यूनिट सेल विच आर ऑल आइडेंटिकल आर डिफाइंड इन सच अ वे that they fill space without overlapping. So the 3D arrangement of atom, molecules or ions inside a crystal is called a crystal lattice or space. Crystal lattice is made up of numerous unit cell. तो lattice point वो है जहाँ पर यूनिट सेल जो होते हैं वो मिलते हैं. So a lattice point is a point at the intersection of 2 or more grid lines in a regularly spaced array or point which is point lattice. तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन यूनिट सेल आपको दिख रहा होगा, जिसकी रिपीटिशन से वो पूरा जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो रहा है. तो लैटाइस पॉइंट कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वो पॉइंट्स हैं जिसका जो यूनिट सेल का इंटरसेप्शन जिस पॉइंट से हो रहा है, यानी जिसकी रिपीटिशन हो रही है, जिस पॉइंट से वो जुड़ रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उसका लैटाइस पॉइंट बोलेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहने वाली हूँ या क्या कहना चाह रही हूँ. तो दिस इज द यूनिट सेल, आप देख पा रहे होगे, दिस इज द यूनिट सेल. और ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? दिस इज कॉल्ड द लैटाइस पॉइंट. ये वाले जो पॉइंट्स हैं जिनके इंटरसेप्शन से दोबारा हमारा यूनिट सेल का रिपीटिशन हो रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? लैटाइस पॉइंट. सो नेक्स्ट इज द basis and lattice. So a lattice is a hypothetical regular and periodic arrangement of point in space. तो किसी भी स्पेस में हाइपोथेटिकल जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? लैटाइस कहते हैं. सो बेसिस क्या है? अ बेसिस इज अ कलेक्शन ऑफ एटम इन पर्टिकुलर फिक्स्ड अरेंजमेंट इन स्पेस. तो बेसिस एंड लैटाइस के बीच में डिफरेंस आप समझ गए होंगे. सो वी कुड हैव अ बेसिस ऑफ सिंगल एटम एज वेल एज अ बेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड but fixed arrangement of hundreds of atoms. So this is called the basis. Basis and lattice का structure आप देख पा रहे होगे. So अगर ये हमारा basis है और ये हमारा lattice है, तो basis and lattice की arrangement किस तरीके से होती है आप देख पा रहे होगे. So in 2 dimensional Bravais lattice will different choice of the basis. तो
अलग अलग तरह की बेसिस होती हैं, बेसिस के साथ अगर हम लटाइस को कंबाइन करें तो इट विल लुक लाइक दिस. सो क्रिस्टलाइन पीरियोडिसिटी की अगर हम बात करें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैव लटाइस एंड बेसिस. तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा मिलकर के क्या बनाता है, क्रिस्टल लटाइस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द वेज इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस. तो वेज इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे बट आफ्टर अ क्विक ब्रेक. लर्नर्स, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. तो ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टल लटाइस के बारे में. सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट दी वेज इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस. ये दो टर्म जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनसे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आपके सॉलिड स्टेट के वो भी पूछे जाते हैं. सो इंडिसेस इज नथिंग बट इंडिकेटर्स ऑफ क्रिस्टल्स प्लेन. सपोज ये एक यूनिट सेल है, इट्स यूनिट सेल के जितने भी प्लेन्स हैं, चाहे इस प्लेन की बात करो, चाहे इस प्लेन की, चाहे इस प्लेन की, चाहे इस प्लेन की, तो जितने भी प्लेन्स हैं उनको हम मिलर इंडिसेस से डिफाइन करते हैं. सो वेज पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिश्चियन सैमुअल वेज इन 1817. तो 1817 में इन्होंने दिया था इस कॉन्सेप्ट को. सो इट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल. तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करने में ये हेल्पफुल होता है. इसके अलावा इट करेक्टराइजेस एंड रिप्रेजेंट्स एनी प्लेन ऑफ द क्रिस्टल. तो किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, उसके अलावा उसके कैरेक्टराइजेशन में ये हेल्प करता है. वेज इंडिसेस आर रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द यूनिट लेंथ ऑन दैट एक्सिस. तो वेज इंडिसेस को हम किस तरह से दिखाते हैं. सो वेज इंडिसेस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस divided by unit length of the same axis. तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेज इंडिसेस. आगे हम इसको रख करके देखेंगे भी कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं वेज इंडिसेस को. सो वेज इंडिसेस आर जनरली स्मॉल होल नंबर एंड मे बी फ्रैक्शन ऑफ होल नंबर एज वेल एज इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है किसी होल नंबर का. सो कंडीशंस फॉर वेज इंडिसेस, क्या क्या कंडीशंस है, लेट्स जस्ट डिस्कस वन बाय वन. In three axes present, namely A, B, C values, Weiss indices value may be fraction, integer, positive, negative, infinite, but never be zero. Zero कभी भी नहीं होगी. पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, इंटीजर नंबर हो सकती है कोई भी, बट कभी भी जीरो नहीं होगी. सो कंडीशंस फॉर पॉजिटिव एंड निगेटिव वेज इंडिसेस, कौन कौन सी कंडीशन है, लेट्स जस्ट डिस्कस वन बाय वन. In origin to right when Weiss indices is positive and origin to left Weiss indices will be negative. This is like in graph में जो पॉइंट होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, उससे लेफ्ट की तरफ, अगर राइट की तरफ हम जाते हैं तो जो वैल्यूज हम पुट करते हैं उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं, और लेफ्ट की साइड पे जब हम जाते हैं जो वैल्यूज हैं उनको हम निगेटिव में लेते हैं. तो जस्ट लाइक यहाँ पर भी सेम है. इफ ओरिजिन to front, then Weiss indices is positive. Origin to back, Weiss indices will be negative. Same rule है. If origin to top, when Weiss indices is positive, and origin to down, Weiss indices will be negative. तो origin cannot be present along with the plane. तो हमेशा ध्यान में रखिए plane की point से origin start नहीं होगा. So this is the diagram given on your screen. आप देख पा रहे होगे कि अगर origin हमारा O है तो ओरिजिन से x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन में आप वेस इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस को यहाँ पर देख पा रहे होगे. सो मिलर इंडिसेस गिवन बाय विलियम हैलोस मिलर इन 1893. इट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन टू रिप्रेजेंट क्रिस्टल प्लेन एंड इट्स डायरेक्शन इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. Miller indices of a plane are the reciprocal of the distance from the origin at which given face intercepts or three axes. In Miller indices, that is also represented as MI, H, K, L is used for different axes instead of X, Y and Z. तो X, Y and Z एक्सिस को जैसे हम देख रहे थे ना कि सपोज ये X डायरेक्शन है, ये Y डायरेक्शन, ये Z डायरेक्शन, तो X, Y, Z की जगह हम यहाँ पर H, K, L से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. So that is X is replaced by H, Y is replaced by K and Z is replaced by L. Mi obtained by taking the reciprocal of Weiss coefficient and multiplying the smallest number that will express all the reciprocal integers.
कैसे, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम समझेंगे. सो जैसे हमने फॉर्मूला देखा भी था, इंटरसेप्ट जो है डिस्टेंस बिटवीन एंड द इंटरसेप्ट प्लेन अलोंग द एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अराउंड होगी तब हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस के अराउंड होगी तो हम कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, जेड एक्सिस के अलोंग होगी तो किस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे. दिस इज गिवन हियर. So larger the values of Miller indices, smaller will the values of intercept of the plane along the given axis, and when it is 0, that means the intercept is infinite, plane is parallel to the axis. So two parallel plane is a crystal have same Miller indices because they are equal spaced parallel planes. So how we calculate the MI? Miller indices को कैसे calculate करेंगे, उसके लिए there are certain rules. मिलर इंडिसेस आपकी सेल्फ लर्निंग मटेरियल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उतने नहीं दिए होंगे, बट जस्ट टू प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस मैं डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से कि मिलर इंडिसेस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. फिलहाल आपको रूल जानना ज़रूरी है कि मिलर इंडिसेस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बिकॉज कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है. हालांकि आपके जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स में मिलर इंडिसेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई हैं, बट कंप्लीटली मिलर इंडिसेस से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं. सो रूल नंबर 1, एज पर द डेफिनेशन ऑफ ओरिजिन शुड बी लेफ्ट, डाउन एंड बैक. Origin can't be present along with the plane xy, cannot be taken as origin. So find the intercept of the respective axis, like intercept x, h है, k है या l है. Obtain the reciprocal of base indices का reciprocal लेंगे, then eliminate on the fraction to make them integer, any whole number. So Miller indices of the plane are h, k, l. Origin is never considered on the plane because if considered intercept will become 0, जो कि हमें नहीं चाहिए, कभी भी ये 0 नहीं हो सकता. So Miller indices will become infinite, but we know that Miller indices never will be infinite. Origin is considered or fixed on such a point from which point is one step we should reach, move to it from plane, or in another word we may say that distance of plane from origin should be 1 unit. For example, you can see on your screen conditions for Miller indices are given. So rule of for Miller indices जैसा हमने इसके पहले भी पढ़ा, determine the intercept को हम identify करेंगे. For example, ये जो हमारा this is B, this is C and this is A, तो इसको हम H, K, L से represent करते हैं and this is the origin O. ठीक है, तो यहाँ से intercept अगर हम identify करेंगे तो this is the intercept. ठीक है, तो इस इंटरसेप्ट को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देन टेक द रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्लियर करेंगे फ्रैक्शंस को, जो भी फ्रैक्शंस हमारे आएंगे, एंड रिड्यूस द लोअर टर्म्स. फॉर एग्जांपल दिस इज गिवन हियर, आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर सेम फार्मूला हम रखेंगे, a बाई एच, b बाई के, c बाई एल. तो इसको अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसको 1 1 ले रहे हैं तो 1/1, h2 1/1, h2 1/1. आप इसको क्लियर करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, मिलर इंडिसेस जो प्लेन मिलेंगे वो 1 1 1 मिलेंगे. तो सम जनरल प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो गिवन ऑन योर स्क्रीन. ये जनरल प्रिंसिपल आप जस्ट रिमाइंड कर सकते हो या आप इसको पढ़ करके एक आइडिया ले सकते हो, बिकॉज ये आपके कोर्स में नहीं है, बट एक जनरल प्रिंसिपल मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि अगर इन केस हमारे पास इस तरीके की चीज़ें आ जाती है तो उस केस में हम प्रिंसिपल्स को, इनके जनरल जो प्रिंसिपल्स हैं उसको कैसे हम, उसके क्वेश्चंस को कैसे हम करेंगे. नेक्स्ट इज द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स. तो जैसा हमने मिलर इंडिसेस के केस में देखा, यहाँ पर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स दिए हुए हैं, बहुत डिटेल में आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में नहीं है, तो जस्ट अ क्विक आइडिया यहाँ पर मैंने डायग्राम की हेल्प से समझाने का प्रयास किया है. सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी. अब हमने क्रिस्टलोग्राफी को तो जान लिया कि क्रिस्टलोग्राफी में हम करते क्या हैं, क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज को हम बेसिकली स्टडी करते हैं. तो इसके लॉज क्या क्या हैं, लेट्स जस्ट डिस्कस वन बाय वन. The geometric crystallography is based on 3 fundamental laws. कौन कौन से laws हैं? Law of consistency of interfacial angle, that means angle between adjacent corresponding faces in interfacial angles of the crystal of a particular substance is always contained in spite of different shapes and size and mode of growth of crystal. So the size and shape of crystal depends upon the condition of crystallization.
दिस लॉ यू ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी ये है, और द क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन हैव डिफरेंट शेप्स। तो एक ही सब्सटेंस के क्रिस्टल का शेप अलग अलग हो सकता है। इट डिपेंड्स द नंबर एंड साइज ऑफ फेसेस बट एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग फेसेस रिमेन्स ऑलवेज इक्वल। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि the size and shape of crystal of a compound varies with condition of crystallization but the angle between the faces remains constant। तो जैसे आप देख पा रहे होगे आपके स्क्रीन पे 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, स्ट्रक्चर नंबर ए, स्ट्रक्चर नंबर बी एंड स्ट्रक्चर नंबर सी। all these 3 A, B, C having different structures तो सेम है बट इनके बीच का जो इंटरफेशियल एंगल है वो ऑलवेज रिमेन्स सेम रहेगा। 120 है तो तीनों में ही 120 रहेगा, 90 है तो तीनों के केस में ही 90 रहेगा। तो स्ट्रक्चर्स या शेप तो डिफरेंट हो सकते हैं बट जो इंटरफेशियल एंगल है वो ऑलवेज सेम रहेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सिमेट्री। क्रिस्टलोग्राफी का सेकेंड लॉ इसको कहते हैं। तो इट स्टेट्स दैट ऑल क्रिस्टल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस possesses द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सभी के सभी एक ही तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को फॉलो करेंगे या एक ही तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को शो करेंगे। तो सिमेट्री इन द क्रिस्टल मे बी ड्यू टू प्लेन, a line or a point on the basis of this law there are 3 types of symmetry। कौन कौन सी symmetry है? plane of symmetry, axis of symmetry and center of symmetry। remember that plane, axis and center, there are 3 types of symmetry। तो ये क्या हो गया हमारा law of symmetry जो कि क्रिस्टलोग्राफी का सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ इज हैवी लॉ, लॉ ऑफ रेडिएशनल और रैशनल इंडिसेस। इसको क्या कहते हैं हम? The ratio between the intercepts on the axis of the different faces of the crystal can be expressed by rational number। For example, LA, MB and C, where L, M and N are small whole number and A, B and C are the intercepts made by unit playing along with the crystallographic axis। Elements of symmetry। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जैसे हमने बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और उसके अलावा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमें कितने नंबर ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो द लार्जर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैव फॉर्म्ड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपेंडिंग द कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ईच सब्सटेंस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टलाइन फॉर्म और फॉर्म्स। देयर आर मोर देन 200 क्रिस्टल फॉर्म्स। 200 से ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म्स हैं, सो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम टू क्लासीफाई देम। तो 200 से ज़्यादा क्रिस्टल्स फॉर्म है, इस वजह से उनको क्लासीफाई करने में प्रॉब्लम होती है। बट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू स्मॉल नंबर एज डिफरेंट क्लासेस। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हेल्प से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं बिकॉज देयर नंबर आर वेरी वेरी लार्ज, अराउंड 200। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सिमेट्री को हम एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। इट इज डिफाइंड एज द इमेजिनरी पॉइंट with the crystal such that any line passing through this point intercept the opposite face of the crystal at equal distances। On the other word, any line draws through this point will intercept surface at equal distance in both the directions। For example, ये बॉक्स हमारे पास है, ठीक है। अब इस बॉक्स में कोई एक ऐसा पॉइंट, मिडिल में कोई एक ऐसा पॉइंट हम ले लेंगे जिस पॉइंट से किसी भी प्लेन से अगर हम लाइन को गुजार रहे हैं तो वो सिंपल उसी पॉइंट से होते हुए जाएगी। चाहे हम इस प्लेन से इस वाले पॉइंट से डालें प्लेन को, रेस को, तो इस पॉइंट से निकलेगी, इस पॉइंट से, देन इस पॉइंट से, मतलब इस पूरे जो हमारा क्यूब है उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में ऐसा पॉइंट होगा जिससे किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लाइन को इंटरसेप्ट करते हैं तो वो इंटरसेप्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन गिवन दी अदर डायग्राम, आप देख पा रहे होगे, चाहे हम एक्स डायरेक्शन से प्लेन डालें या फिर अगर हम इमेजिनरी पॉइंट इमेजिन कर रहे हैं, कोई भी लाइन पास करें एक्स डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से, जेड डायरेक्शन से, या फिर इन बिटवीन एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, हमें वही एक पॉइंट मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी किसी भी सिमेट्रिकल apparatus के बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट। नेक्स्ट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री।
प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? इट इज द इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड द क्रिस्टल इनटू टू इक्वल पार्ट्स सच दैट one is the mirror image of the other. For example, regular cubic structure can have 9 plane of symmetry. 3 plane of symmetry are parallel to the cube faces and 6 diagonal planes are passing through opposite cubes. For example, you can see on your screen, आप देख पा रहे होगे ग्राफिक की हेल्प से भी और इमेज की हेल्प से भी. तो इमेज में आप प्लेन्स को देख पा रहे होगे, जो ब्लू कलर से प्लेन है वो आपको शो हो रहे होंगे. तो हमारे पास यहाँ पर डायगोनल प्लेन कितने हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन कितने हैं आप देख पा रहे होगे. देयर आर टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें से 6 क्या है? डायगोनल प्लेन है, और बाकी के जो है 3 प्लेन्स वो है क्या है? हमारे पास पैरेलल प्लेन है. तो दिस इज दी पैरेलल प्लेन. कौन सा है? ये वाला हमारा पैरेलल प्लेन है, ये भी पैरेलल प्लेन है, और कौन सा पैरेलल प्लेन है? ये वाला भी पैरेलल प्लेन है. इसके अलावा बाकी सारे डायगोनल. क्यों डायगोनल? बिकॉज अपोजिट कॉर्नर पे हैं. आप देख पा रहोगे अपोजिट कॉर्नर पर हैं. तो ये सारे हमारे कैसे हो जाएंगे? डायगोनल प्लेन हो जाएंगे. एक ये वाला हो जाएगा. तो अगर हम इस बॉक्स को देखें तो ये वाला प्लेन पैरेलल है, ये वाला प्लेन पैरेलल है, ठीक है. और इसी तरीके से अगर हम इसके बीच में डालें प्लेन को तो वो भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. डायगोनल यानी ये वाले प्लेन से ये वाला जो प्लेन है हमारा डायगोनल हो जाएगा. इस तरीके से ये वाला प्लेन भी डायगोनल हो जाएगा. ये वाले कॉर्नर से हम निकाले और ये वाले कॉर्नर से, तो ये भी डायगोनल हो जाएगा. तो इस तरीके से 6 डायगोनल प्लेन्स हमें मिलेंगे और 3 कैसे प्लेन मिलेंगे? पैरेलल प्लेन्स मिलेंगे. तो दीज आर दी प्लेन ऑफ सिमेट्री. यानी कि जब हम प्लेन को डालें, सपोज ये वाला प्लेन अगर हम डाल रहे हैं, ये हमारा प्लेन है, तो ये इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. इक्वल हाफ पार्ट में, हाफ पार्ट ये, हाफ पार्ट ये, तो दोनों इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. इस तरीके से अगर हम ये वाला प्लेन डाल रहे हैं और उसको बीच से काट रहे हैं तो बिल्कुल इक्वल हाफ पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री. जैसा कि आप देख पा रहे होगे BF3 के केस में. सो BF3 के केस में क्या होता है? बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, किसी एक फ्लोरीन को लेकर के अगर हम उसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो वो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. देयर आर 3 फ्लोरीन, तो तीनों फ्लोरीन को ऑक्यूपाई करते हुए अगर हम प्लेन लगाते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है, हमारा जो हाथ है या हथेली है, अगर हम उसको रखते हैं और बीच में एक प्लेन लगाते हैं, प्लेन लगाएंगे, ग्रिड प्लेन लगाएंगे, तो हमें जो प्लेन लगाने के बाद जो इमेज मिलेगी वो हाथ की बिल्कुल ऐसी मिलेगी. तो प्लेन लगाने के बाद बिल्कुल इक्वल पार्ट में अगर वो डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री. अनदर वन इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक्सिस को पास कराते हैं और एक्सिस को पास कराने के बाद हम रोटेशन करते हैं. एक्सिस को पास कराने के बाद जब हम रोटेशन करते हैं तो जितनी रोटेशन के बाद हमें सेम स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं. तो अगर हमें 3 बार रोटेशन के बाद 3-fold रोटेशन के बाद मिल रहा है तो हम कहते हैं कि 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री. 2 रोटेशन के बाद मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं 2-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री. 4 रोटेशन के बाद मिल रहा है तो हम उसको 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको आप समझ सकते हो. सो देयर आर डायड, ट्राइड एंड टेट्राइड. ये समझने की बहुत ज़रूरी है. सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास कितनी होती है? 1. प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी हमने कैलकुलेट करी 9 होती है. इसी तरीके से अगर हम स्ट्रेट प्लेन 3 डायमेंशनल में या डायगोनल प्लेन की बात करेंगे तो हमें डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 मिलती है, ट्राइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 मिलती है, टेट्राइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 मिलती है. तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट हमारे पास कितने होंगे? 20. नेक्स्ट वन इज द एक्सरे डिफ्रैक्शन फ्रॉम क्रिस्टल. तो जैसे हम सभी ने एक्सरे अपनी लाइफ में कभी ना कभी कराया होगा, तो एक्सरे कराने के टाइम पे हमारे करते क्या है? एक्सरे की हेल्प से हमारे बोन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं. उस केस में करते क्या है कि हमारे बॉडी पर अगर कोई सॉलिड है या कोई सॉलिड मेटल हमने पहना तो उसको उतार कर अलग कर दिया जाता है. उसके बाद आपको एक जगह पर खड़ा किया जाता है और पीछे आपके एक शीट लगी होती है और एक्सरेज को आपकी बॉडी पर क्या किया जाता है? गुजारा जाता है. तो जब एक्सरे आपकी बॉडी पर इंसिडेंट की जाती है तो आपकी बॉडी को, आपके जो मसल्स है उसको तो वो आसानी से पेनिट्रेट कर देती है, बट बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती और शीट पर उन बोन की पिक्चर को या कह सकते हैं इमेज को उतार दिया जाता है. तो इस तरह से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई करते हैं. इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन, थैंक यू सो मच.